हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं ग्रेगर जॉन मेंडल और उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में। कुछ चीज़ें हैं जो उनके एक्सपेरिमेंट से जुड़ी हैं, उन्हीं के बारे में इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो है उन्होंने जीन पे, क्रोमोसोम पे, जीन के ट्रांसमिशन पे काम किया। लास्ट लेक्चर में हमने उन्हीं चीज़ों के बारे में बात की ना, जीन, अलील्स अलग अलग क्रोमोसोम में मिक्स नहीं हो रहे है ना, उनका ट्रांसमिशन कैसे होता है, वो सब चीजें हमने डिस्कस करी। लेकिन ये चीजें जो है वो हमें मेंडेलियन जेनेटिक्स से ही समझ आती है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन सारी चीजों को एक्सप्लेन किया था। ऑल्दो हमारे पास अब कुछ नए कॉन्सेप्ट्स हैं जो नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स के अंडर आते हैं, वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन जो बेस है, जो फाउंडेशन है, वो है मेंडेलियन जेनेटिक्स। ये फाउंडेशन समझ आ गई, ये हमारे पास पूरा बेस बन गया, तो उसके बाद हम आगे चीजें अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनेंगे क्योंकि इस चैप्टर का एक तो वेटेज बहुत ज्यादा है, तो क्वेश्चन वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ आएगा तो आगे की चीजें बहुत इजीली समझ आ जाएंगी। और इस चैप्टर से बहुत सारे चैप्टर्स कनेक्टेड भी हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बायोटेक्नोलॉजी जो बहुत ज्यादा वेटेज रखता है जो यूनिट आपके लिए, तो वो भी इस चैप्टर से डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, सो मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में बात करते हैं। तो ये जेनेटिक्स का पार्ट कंट्रीब्यूट किया है ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ग्रेगर जॉन मेंडल जो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहे जाते हैं, इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कुछ लॉज दिए, कुछ कंक्लूजन्स दिए जो हमारे लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट है जेनेटिक्स को समझने के लिए, जेनेटिक डिजीजेस को समझने के लिए, उनके एक्सप्रेशन को समझने के लिए। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1856 से लेकर 1863 तक अपना पूरा काम किया, यानी कि 7 साल उन्होंने अपना काम किया और अल्टीमेटली कुछ कंक्लूजन्स दिए। पर फिर भी इनका काम जो है ना वो 1900 में रिकॉग्नाइज किया गया। 1900 तक इनके काम को कोई भी रिकॉग्निशन नहीं मिला था। ठीक है, वो क्यों नहीं मिला? क्योंकि जिस टाइम इन्होंने अपना काम कंक्लूड किया था ना, उस टाइम पे एक तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा नहीं था, यानी कि वो अपना काम बहुत सारे लोगों तक, बहुत सारे रिसर्चर्स तक नहीं पहुंचा पाए थे। अगर उनका काम पब्लिश होता, रिसर्चर्स तक पहुंचता, तो वो शायद अपने काम को प्रॉपरली कन्वे कर पाते उस टाइम पे। दूसरा, उन्होंने क्या किया, वो एक मैथमेटिशियन थे, ही वाज अ मैथमेटिशियन, और उन्होंने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स यूज किए, यानी कि मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल लॉजिक्स यूज किए, जो कि उस टाइम पे एक बायोलॉजिस्ट के लिए समझना और कनेक्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट था। तो लोगों के लिए या रिसर्चर्स के लिए डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो गया कि बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट मैथमेटिकल लॉजिक्स लगा के एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, है ना। और लास्ट सेशन में हमने एक चीज पढ़ी कि एलील्स जो है वो अलग अलग क्रोमोसोम्स में है, यानी कि जीन की सब फॉर्म्स अलग अलग क्रोमोसोम में साथ मिलकर एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन मिक्स तो नहीं हो रहे ना। और ग्रेगर जॉन मेंडल ने भी यही चीज कही थी कि जीन जो है वो डिस्क्रीट यूनिट्स हैं, और ये बात भी उन रिसर्चर्स को समझ नहीं आई, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने देखा कि जब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग डेवलप होता है, उसमें तो पेरेंट्स के जो फीचर्स होते हैं वो मिक्स होकर आते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई चीज ट्रांसमिशन कर रही है और अल्टीमेटली क्या होगा, उसमें मिक्सिंग नहीं हो रही और फिर भी फ्यूज्ड रिजल्ट्स आ रहे हैं, है ना, तो कंबाइंड रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो वो चीज एक्सेप्ट करना उस वक्त के रिसर्चर्स के लिए बहुत मुश्किल था, इसीलिए 1900 तक इन्होंने जो 7 साल तक का काम किया वो रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था। ठीक है, तो क्या काम किया, क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए, वो जानते हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने सेलेक्ट किया पी प्लांट, यानी कि ही सेलेक्टेड पाइसम सैटिवम फॉर हिज रिसर्च वर्क। पाइसम सैटिवम यानी कि गार्डन पी सेलेक्ट किया, और उन्होंने इस गार्डन पी पे रिसर्च करी। अब इस गार्डन पी को सेलेक्ट करने का रीजन क्या था, तो रीजंस जानते हैं। सो रीजन टू सेलेक्ट गार्डन पी एज रिसर्च कंपोनेंट, सबसे पहला रीजन ये था कि एक तो गार्डन पी जो है उसमें आप लीफ हो, फ्लावर हो, स्टेम हो, आपको कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मिल जाते हैं। सो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स बहुत सारे थे, बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का मीनिंग क्या है? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर यानी कि
एक दूसरे के, एक ही कैरेक्टर के दो अपोजिट फीचर्स, जैसे हाइट है तो टॉल और ड्वार्फ। फ्लावर कलर आएगा तो वायलेट और वाइट कलर के फ्लावर्स दिखते हैं आपको गार्डन बी में, ठीक है। उसके बाद आपको सीड का कलर, ग्रीन कलर के सीड भी दिखते हैं पी में और येलो कलर के भी। तो कलर में कॉन्ट्रास्टिंग अरेंजमेंट, फ्लावर पोजीशन में कॉन्ट्रास्टिंग अरेंजमेंट, प्लांट की हाइट में कॉन्ट्रास्टिंग अरेंजमेंट आ रहे थे। तो बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स उन्हें दिखे। तो पहला रीजन तो यही था उनका इस एक्सपेरिमेंटल कंपोनेंट को सेलेक्ट करने का। दूसरा रीजन ये था कि एक ही सीजन में बहुत सारी जनरेशंस मिल रही थी, बहुत सारी जनरेशंस एक ही सीजन में। तो कोई ऐसा प्लांट ले लेते जिसका जो एक सीजन में एक बार फ्रूट करता है, उसके बाद नेक्स्ट सीजन में फ्रूट देगा। तो इस तरीके से उनके पास जनरेशन इकट्ठी करना बहुत मुश्किल हो जाता और अल्टीमेटली वो उनका रिसर्च प्रोजेक्ट बहुत ही स्लो हो जाना था, है ना। तो दूसरा रीजन ये रहा। और तीसरा रीजन जो था, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन, कि इस प्लांट में सेल्फ एज वेल एज क्रॉस पॉलिनेशन दोनों पॉसिबल थी। दोनों मैकेनिज्म पॉसिबल थे, जिसकी वजह से इनको अपना रिसर्च कंडक्ट करने में बहुत हेल्प मिली। तो इन रीजंस को सोचते हुए, समझते हुए अल्टीमेटली उन्होंने पाइसम सेटिवम को सेलेक्ट किया फॉर हिज रिसर्च वर्क। और उन्होंने बहुत सारे फीचर्स होते हैं एक ऑर्गेनिज्म में, बहुत सारी चीजें हैं अगर आप कंसीडर करना चाहो, बट उन्होंने कुछ 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे ताकि वो उस पर काम कर सकें। साथ साथ में बाकी फीचर्स भी एक्सप्रेस हो रहे थे प्लांट में, लेकिन वो एक टाइम पे किसी एक कैरेक्टर पे ही काम कर रहे थे। तो एक एक करते हुए उन्होंने 7 कैरेक्टर्स को स्टडी किया और उनमें सेम पैटर्न देखा, जिसके बेसिस पे उन्होंने कंक्लूजन्स दिए थे। तो ही वर्कड विद 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, जिनको उन्होंने सेलेक्ट करके काम करने की कोशिश की। तो वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मैं मेंशन करने जा रही हूं। तो वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स देखेंगे कौन कौन से थे और मेंडल ने किस तरीके से काम किया था उन पे। तो ये है वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, जिसमें से पहले 2 कैरेक्टर्स सीड के सेलेक्ट हुए, जिसमें से सीड शेप और सीड कलर सेलेक्ट किया गया था। सेकेंड पॉड शेप, पॉड कलर, उसके बाद 5th फ्लावर पोजिशन, फ्लावर कलर, देन स्टेम हाइट। तो ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर सेलेक्ट किए गए, जिसमें से पहले सीड की शेप देखी गई, यानी कि राउंड है या रिंकल है। तो हमारे पास 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, या तो सीड राउंड था या तो रिंकल था। साथ साथ में मैं डोमिनेंट और रिसेसिव एलील के बारे में बता देती हूँ, जिसमें से राउंड जो है वो डोमिनेंट, यानी कि फर्स्ट जो लिखे है वो डोमिनेंट है, ठीक है। तो कैपिटल आर एंड स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डोमिनेंट एलील जो है वो कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कलर सीड का या तो येलो था या तो स्मॉल वाई ग्रीन, ठीक है। शेप या तो फुल, यानी कि आपने पॉट देखा होगा, सीड पॉट पी का इस तरीके से या तो फुल रहता है इस तरीके से, है ना, या तो इस तरीके से अरेंजमेंट रहता है कॉन्स्ट्रिक्टेड सा, ऐसा। सो फुल या कॉन्स्ट्रिक्टेड ये अरेंजमेंट था। उसके बाद ग्रीन या येलो पॉट कलर हो सकता है, ठीक है। फ्लावर की पोजीशन एक्सियल, ठीक है, यानी कि साइड्स पे इस तरीके से ये पोजीशन, या फिर टर्मिनल टिप पे, ठीक है। सो ऐसी पोजीशन देखी गई, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। और कलर फ्लावर का कैपिटल भी वायलेट, स्मॉल भी वाइट। और स्टेम की हाइट या तो टॉल थी या तो ड्वार्फ थी। सो ये थे कुछ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो सेलेक्ट किए मेंडल ने अपने वर्क के लिए। फाइन। सो इन्हीं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अब पूरा रिसर्च वर्क किया। उन्होंने कुछ चीजें, कुछ प्रोपेगेंडास फॉलो किए, कुछ अरेंजमेंट्स फॉलो किए, जिसके बाद स्टेप बाय स्टेप वो रिसर्च कंप्लीट करते गए और कंक्लूजन्स दिए थे। तो वो कंक्लूजन जो है उनको समझने के लिए हमें समझने पड़ेंगे क्रॉसेस जो मेंडल ने परफॉर्म किए थे। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था और डायहाइब्रिड क्रॉस किया था, जिसमें ये एक एक करके सब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को उन्होंने एनालाइज किया था, ठीक है।
एक एक करके एनालिसिस किया था, राइट। सो अब उन्हीं क्रॉसेस के बारे में बात करेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस। सो अब बात करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को कंसीडर करते हुए परफॉर्म किया था। सो मोनोहाइब्रिड इसलिए क्योंकि सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कंसीडर किया जाता है। 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर स्टडी किए थे हमने, जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने कंसीडर किए पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान, बट मोनोहाइब्रिड क्रॉस के दौरान सिर्फ सिंगल पेयर कंसीडर किया जाता है। ठीक है, मूव सारे करेंगे गैमीट्स के थ्रू, फ्यूजन सबका होगा, लेकिन कंसीडर हम सिर्फ एक कर रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में क्रॉसेस परफॉर्म किए गए। सबसे पहला स्टेप उसमें था कि प्योर लाइन जनरेशंस को सेलेक्ट करना, यानी कि 2 पेरेंट्स चाहिए होते, ठीक है, 2 पेरेंट्स यानी कि मेल और फीमेल पार्ट चाहिए था, जिसमें से प्योर डोमिनेंट और प्योर रिसेसिव पेरेंट को सेलेक्ट किया गया। लेट्स से मेल पेरेंट है तो उसमें उसको प्योर डोमिनेंट सेलेक्ट किया गया, और फीमेल पार्ट है तो उसमें प्योर रिसेसिव सेलेक्ट किया गया। ठीक है, तो ये कैरेक्टर हम ले रहे हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी कि स्टेम हाइट का। तो जिसमें से एक प्लांट टॉल था और एक ड्वार्फ था, और मेल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और फीमेल फीचर को, फीमेल पार्ट को इस तरीके से। तो देखिए प्योर लाइन सेलेक्ट की गई है, प्योर डोमिनेंट और प्योर रिसेसिव। तो पहला स्टेप होता है प्योर होमोजाइगस पेरेंट्स को सेलेक्ट करना, और अल्टीमेटली होमोजाइगस पेरेंट्स को सेलेक्ट करने के बाद उनका क्रॉस पॉलिनेशन करवा दिया जाता है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्रॉस पॉलिनेशन करवाया अपने फर्स्ट स्टेप में, और क्रॉस पॉलिनेशन करवाने के बाद उन्हें मिली पहली जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, जो प्योर होमोजाइगस पेरेंट प्लांट को ब्रीड करवाने के बाद आती है। तो फर्स्ट जनरेशन को कहा जाता है फर्स्ट फीलियल जनरेशन। सो दिस इज द फर्स्ट फीलियल जनरेशन, यानी कि F1 जनरेशन, जो हमें क्रॉस पॉलिनेशन के बाद मिली। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने देखा कि उन्होंने वो फिजिकल कैरेक्टर्स को इनिशियली एनालाइज कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि टॉल प्लांट था और ड्वार्फ प्लांट था। अल्टीमेटली ये जो फर्स्ट जनरेशन हमें मिली उसमें तो सारे प्लांट्स टॉल हैं, तो रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं हुए। उन्होंने देखा कि ड्वार्फनेस कहीं नहीं दिख रही, कहीं पे भी इंटरमीडिएट रिजल्ट नहीं है, कंप्लीट टॉल है, यानी कि एक ही पेरेंट का कैरेक्टर आ रहा है। तो अल्टीमेटली उन्होंने डिसाइड किया क्यों ना इसी प्लांट के मेल और फीमेल पार्ट को आपस में फ्यूज करवाया जाए, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन करवाई जाए। तो उन्होंने क्या किया, गैमीट्स जो है मेल और फीमेल पार्ट के, उनको फ्यूज करवा दी, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन की हेल्प से मैकेनिज्म परफॉर्म करवाया। तो अल्टीमेटली किस तरह के गैमीट्स होंगे, हम पनेट स्क्वायर बना लेते हैं, पनेट स्क्वायर की हेल्प से एनालाइज करेंगे। तो इस तरीके का स्क्वायर रहता है जिसमें एक साइड मेल पार्ट और एक साइड फीमेल पार्ट लिखा जाता है, फीमेल गैमीट को मेंशन किया जाता है। सो लेट्स से दिस इज द मेल साइड, ये आ गया कैपिटल टी और स्मॉल टी। 2 तरह के गैमीट्स बनेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसके केस में हम गैमीट्स अलग से मेंशन नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे सिमिलर तरह के गैमीट्स होंगे, या तो कैपिटल टी या तो स्मॉल टी, है ना इसमें। और फीमेल पार्ट में भी कैपिटल टी और स्मॉल टी, क्योंकि सेम ही प्लांट के वो है ऑर्गेनिज्म से मेल और फीमेल पार्ट है। तो इन्होंने जब क्या किया, फ्यूजन करवाया अलग अलग प्लांट्स का, और अल्टीमेटली उन्होंने देखा कि यहाँ पे रिजल्ट्स बहुत अलग हैं, यानी कि फर्स्ट फीलियल जनरेशन जो हमें मिली उससे बिल्कुल अलग, यानी कि 3 प्लांट्स जो थे वो टॉल आए, और एक प्लांट जो था आउट ऑफ 4 वो ड्वार्फ आया, यानी कि 25% पॉपुलेशन जो थी वो ड्वार्फ की थी, रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म सब टॉल थे। तो उन्होंने जब ये सेकंड फीलियल जनरेशन को एनालाइज किया, तो वो समझ पाए कि यहाँ पे जब फर्स्ट फीलियल जनरेशन में टॉल ऑर्गेनिज्म आए थे तो उसमें भी कहीं ड्वार्फनेस को कंट्रोल करने वाला वो फैक्टर था, लेकिन वो खुद को वहां पे एक्सप्रेस नहीं कर पाया था। जब सेल्फ पॉलिनेशन हुई, अल्टीमेटली कुछ चीजें, कुछ अरेंजमेंट्स चेंज हुए होंगे, तो अल्टीमेटली वो ड्वार्फनेस जो है वो सामने आ गई। तो ग्रेगर जॉन मेंडल यहाँ पे सेकेंड जनरेशन में समझ पाए कि ड्वार्फनेस वाला फैक्टर जो है वो कहीं गया नहीं है। और दूसरी चीज वो समझ पाए
कि कुछ ना कुछ मिक्सिंग हो रही है, मतलब कुछ ना कुछ अरेंजमेंट चेंज हो रहे हैं, यानी कि पेयर में है वो फैक्टर्स जो ये फीचर्स कंट्रोल कर रहे हैं। तो फैक्टर्स जो है वो रिप्रोडक्शन के दौरान अलग हो रहे हैं और नए अरेंजमेंट्स बना रहे हैं ऑफस्प्रिंग्स में। ठीक है, तो वो ये चीजें सारी सेकेंड जनरेशन के बाद समझ पाए। तो उन्होंने जो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो को एनालाइज किया। फिनोटिपिक हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में, क्या होता है फिनोटाइप, फिजिकल कैरेक्टर्स। तो फिजिकल कैरेक्टर्स को एनालाइज किया और उनका रेशियो निकाला, तो उन्होंने देखा कि टॉल और ड्वार्फ थे सेकेंड जनरेशन में, जिसमें से आउट ऑफ 4 3 टॉल थे और एक ड्वार्फ था, यानी कि 25% पॉपुलेशन ड्वार्फ की थी। बट अल्टीमेटली जब वो फैक्टर्स को समझ पाए, वो इनिशियली जीन्स को फैक्टर्स कहते थे, आज हम उनको जीन के नाम से जानते हैं। ग्रीगर जॉन मेंडल ने उन्हें अपने रिसर्च वर्क में फैक्टर्स का नाम दिया है। तो उन्होंने वो समझ पाए कि जो फैक्टर्स है वो रीअरेंज हुए, और जब उन्होंने फैक्टर्स को एनालाइज किया तो उन्होंने देखा कि फैक्टर्स कुछ इस तरीके से हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी, इस तरीके से अरेंजमेंट आया आपकी जनरेशन में, जिसमें से 1 आउट ऑफ 4 कैपिटल टी था, 2 आउट ऑफ 4 कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि हेटेरोजाइगस कंडीशन, और स्मॉल टी 1 आउट ऑफ 4 अगेन। ठीक है, सो इस तरीके से 3:1 जीनोटिपिक रेशियो रही एंड फिनोटिपिक रेशियो रही, और जीनोटिपिक रेशियो रही 1:2:1। और यही सेम एक्सपेरिमेंट उन्होंने सब तरह के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के साथ किए और सेम रिजल्ट उन्हें मिले। और इसके बेसिस पे उन्होंने 3 लॉज भी दिए हैं, यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे जो उन्हें रिजल्ट्स मिले, तो उसके बेसिस पे वी हैव 3 लॉज। वो लॉज कुछ इस तरीके से हैं, तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले उन्होंने बात की लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स की। तो ये लॉ बताता है कि जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स जैसे हमने कहा कि आज हम उनको जीन्स के नाम से जानते हैं, उन्होंने कहा कि फैक्टर्स जो हैं वो पेयर में रहते हैं, पेयर में काम करते हैं विदाउट एनी मिक्सिंग। उन्होंने ये चीज कही थी अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि साइंटिस्ट ये चीज नहीं समझ पाए थे कि जीन्स जो है, जो एक्सप्रेशन कंट्रोल कर रहा है, वो डिस्क्रीट यानी कि सेपरेट यूनिट्स है और मिक्स नहीं होते। तो उन्होंने यही बताया कि पेयर जो है, पेयर बना के ये फैक्टर्स काम करते हैं, यानी कि ये जीन्स काम करते हैं और अल्टीमेटली एक्सप्रेशन देते हैं विदाउट मिक्सिंग। सो जीन्स की सब फॉर्म्स की को मेंशन कर रही है, यानी कि एलील्स वर्क इन अ पेयर। वर्क मतलब उनका काम क्या है एलील्स का, एक्सप्रेशन देना, फिजिकल कैरेक्टर्स जो है वो देना एक ऑर्गेनिज्म को। तो एलील्स जो है वो हमेशा पेयर में एक्सप्रेशन देते हैं, पेयर में फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो उनका ये कहना था इस लॉ से। बट कुछ एक्सेप्शंस हैं जो ग्रीगर जॉन मेंडल के वर्क को समझने के बाद आज जैसे जैसे रिसर्च बढ़ी, कुछ एक्सेप्शंस जो है वो ऐड हुए, यहाँ पे साथ में ही मेंशन कर देती हूँ। तो एक्सेप्शन जो है वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास हैप्लॉइड अरेंजमेंट होता है, यानी कि जिनमें फ्यूजन नहीं होता। यानी कि जैसे कि आप मेल हनी बी की बात करो, ड्रोन भी, उसमें जो गैमीट्स और सोमैटिक सेल्स होते हैं उसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं होते, यानी कि अलील पेयर्स में काम नहीं करते, सिंगल अलील्स जो है वो फंक्शन करवाने के लिए सफिशिएंट होते हैं। तो एक्सेप्शन यहाँ पे बात करती हूँ हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स लाइक मेल हनी बी, ठीक है, यानी कि ड्रोन भी। तो उनके केस में हैप्लॉइड अरेंजमेंट रहता है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इस थ्योरी को, इस लॉ के लिए एक्सेप्शन है। अब नेक्स्ट जो है फैक्टर, नेक्स्ट जो है वो लॉ, वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। अगेन इसमें भी एक्सेप्शन दिखेगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये लॉज जो है वो डिस्कार्ड कर दिए गए हैं। ये लॉज फाउंडेशन है जेनेटिक्स की। आज भी ये लॉज को समझने के बाद ही हम नेक्स्ट स्टेप जो है वो पूरा कर पाते हैं। अगर ये ना हो तो हम मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स को नहीं समझ पाएंगे। सो लॉ ऑफ डोमिनेंस ये बताता है कि डेफिनेटली एलील्स जो है वो पेयर में काम करते हैं, बट वो अरेंजमेंट जो है वो होमोजाइगस भी हो सकता है और हेटेरोजाइगस भी हो सकता है। पर हेटेरोजाइगस कंडीशन में हमेशा वही एक्सप्रेस करता है जो डोमिनेंट होता है, और दूसरा वाला रिसेसिव कहा जाता है। सो इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, हम लास्ट लेक्चर में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं।
सो हेटेरोजाइगस कंडीशन, ओनली वन एक्सप्रेसेस, जिसे डोमिनेंट कहा जाता है। एक होता है डोमिनेंट एलील और दूसरा होता है रिसेसिव एलील। ठीक है, तो डोमिनेंट एलील क्या करेगा, वो एक्सप्रेस कर देगा, बल्कि रिसेसिव एलील के एक्सप्रेशन को बाहर नहीं आने देगा। सो रिसेसिव एलील से कोई एक्सप्रेशन नहीं आएगा हेटेरोजाइगस कंडीशन में। लेकिन बच्चे इसी के केस में भी एक्सेप्शन है। इसके केस में एक्सेप्शन आप इसी चैप्टर में पढ़ोगे, वो भी डिटेल में। वो एक्सेप्शन है नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स से कुछ कॉन्सेप्ट, जैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसमें थोड़ा डिफरेंट एक्सप्रेशन रहेगा डोमिनेंस के एस्पेक्ट से। बाकी को डोमिनेंस, जिसमें आप ह्यूमन ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ोगे एज एन एग्जाम्पल। ठीक है, सो ये है दो लॉस जो कि इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस से जुड़े हैं। और अल्टीमेटली लास्ट लॉ जो इस क्रॉस से जुड़ा है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो यूनिवर्सल लॉ है विदाउट एनी एक्सेप्शन। सो उसके बारे में बात करते हैं। नाउ द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एक्सप्लेन्स दैट कि जो पेयर्ड फैक्टर्स हैं, जब गैमीट की फॉर्मेशन होती है तो वो अलग अलग गैमीट का हिस्सा बनने के लिए सेपरेट हो जाते हैं। तो जैसे हमने कहा कि गैमीट्स जो है वो हैप्लॉइड होते हैं, जबकि हमारे सेल के अंदर जो रिक्वायर्ड होता है वो डिप्लॉइड अरेंजमेंट रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि जो फैक्टर्स हैं यानी कि जीन्स जो है, दे गेट सेपरेटेड ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। वो गैमीट फॉर्मेशन के दौरान सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, सो ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और जैसे मैंने कहा कि कोई भी एक्सेप्शन नहीं है इसके केस में। तो आपने खुद ही देखा है कि जब भी जैसे कि अगर हम बात करें मेल क्रोमोसोम्स की, ठीक है, तो क्रोमोसोम अलग अलग क्रोमोसोम पे अलग अलग एलील्स होंगे। तो क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं गैमीट फॉर्मेशन के दौरान, सेपरेट होते हैं। तो मतलब एलील सेपरेट हुए, और जब भी फ्यूजन होगा अकॉर्डिंगली या तो XX बनेगा या तो XY बनेगा, फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज हो गया ना। तो ये क्या हुआ, वापस से पेयर अरेंजमेंट आ गया, वापस से एक्सप्रेशन हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये पूरा मेंडेलियन जेनेटिक्स जो है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे जितने भी लॉस जो हैं वो आपके एक्सप्रेशन को, यानी कि एलीलिक एक्सप्रेशन को वो किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से डोमिनेट करते हैं, और गैमीट फॉर्मेशन के दौरान किस तरीके से सेग्रीगेट होते हैं, वो सब कुछ एक्सप्लेन करता है। अब बात करेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस की, जो एक्सप्लेन करेगा कि एक अलील का माइग्रेशन यानी कि सेग्रीगेशन जो है वो दूसरे अलील पे डिपेंडेंट होता है या नहीं होता। नाउ नेक्स्ट डायहाइब्रिड क्रॉस। सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर स्टडी किया था, बट यहाँ पे डायहाइब्रिड क्रॉस में ग्रीगर जॉन मेंडल ने क्या किया, सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर स्टडी करने के बजाय दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को साथ में स्टडी किया और उनके ट्रांसमिशन को जाना। सो 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वर कंसीडर्ड। तो दोनों पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को साथ में ही स्टडी किया, उनका क्या एक्सप्रेशन आ रहा है, किस तरीके से ट्रांसमिशन हो रहा है, क्या वो वही पैटर्न वही रेशियो जस्टिफाई कर रहे हैं जो कि इनिशियली मोनोहाइब्रिड क्रॉस में किया गया था, और क्या नई चीजें हैं जो इस ट्रांसमिशन, इस अलाइनमेंट से वो समझ पाए। वो सब चीजें हम यहाँ पे अब जानेंगे। तो डायहाइब्रिड क्रॉस में हम एग्जाम्पल या फिर दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो ले रहे हैं वो है सीड कलर और सीड शेप। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप होता है प्योर होमोजाइगस पेरेंट प्लांट लेना। तो उन्होंने जो ऑर्गेनिज्म लिया, यानी कि जो पेरेंट्स लिए, उसमें एक प्योर डोमिनेंट थे, यानी कि दोनों कैरेक्टर्स को लेकर। पहला उन्होंने जो सीड लिया वो था राउंड शेप का, कैपिटल आर, और दूसरा था येलो कलर, कैपिटल वाई, यानी कि दोनों कैरेक्टर्स के जीन्स को हमें अलग अलग लिखना है। ठीक है, उसके बाद लेट्स से ये ऑर्गेनिज्म मेल है तो फीमेल रिंकल सीड के साथ और येलो सीड के साथ, यानी कि रिसेसिव कैरेक्टर, प्योर डोमिनेंट प्योर रिसेसिव। ठीक है, सो ये मेल ऑर्गेनिज्म, ये फीमेल ऑर्गेनिज्म, एंड दिस आर होमोजाइगस पेरेंट प्लांट। ठीक है, अब इनमें क्या किया, पहला स्टेप क्या होता है, सेल्फ क्रॉस पॉलिनेशन का। तो क्रॉस पॉलिनेशन करवाई गई, मेल पार्ट लिया,
फीमेल पार्ट लिया, क्रॉस पॉलिनेशन करवाई और क्रॉस पॉलिनेशन के बाद अल्टीमेटली हमें मिल गई F1 जनरेशन। F1 जनरेशन जो कि हेटेरोजाइगस थी, होमोजाइगस होमोजाइगस हेटेरोजाइगस, यानी कि जो यहाँ पे गैमीट बन रहे थे सीड शेप के लिए वो कैपिटल आर के साथ थे और यहाँ पे जो गैमीट सीड कलर के लिए बन रहे थे वो कैपिटल वाई। मैं गैमीट भी मेंशन कर देती हूँ आर और वाई के साथ। और यहाँ पे सारे गैमीट बनेंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ। ठीक है, ये गैमीट बनने थे, यही पॉसिबिलिटी थी, जितने भी गैमीट बनेंगे ऐसे ही बनेंगे क्योंकि होमोजाइगस अरेंजमेंट है। तो जब इनका फ्यूजन हुआ तो अल्टीमेटली कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई यानी कि हेटेरोजाइगस F1 जनरेशन जो है वो मिली। तो दिस F1 जनरेशन से उन्हें पता चला कि पहला स्टेप तो बिल्कुल मोनोहाइब्रिड की तरह हुआ, यानी कि वो सीड जो राउंड एंड येलो थे वो सीड जब फ्यूज किए गए रिंकल्ड एंड ग्रीन के साथ तो उनको क्या मिला, ऐसे प्लांट मिले जो कि कंप्लीटली राउंड एंड येलो थे। तो उन्हें ये समझ आ गया कि F1 जनरेशन में अब किस तरीके का पैटर्न आ सकता है, यानी कि अभी हमारे पास ये वाला कैरेक्टर जो है वो कहीं छुपा हुआ है रिसेसिव कैरेक्टर, वो F2 जनरेशन में हमें वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने अब अल्टीमेटली F2 जनरेशन पे बात की। तो सबसे पहले जान लेते हैं किस तरीके के गैमीट्स यहाँ पे बनेंगे। तो गैमीट्स की जो पॉसिबिलिटी देखी गई, तो पहला शेप और कलर दोनों के गैमीट्स, दोनों के अलील्स जो है वो आएंगे हर गैमीट में। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी थी गैमीट्स की, क्योंकि अब नेक्स्ट स्टेप में सेल्फ पॉलिनेशन होना है, जो एक केस में गैमीट रहेंगे वो फीमेल के केस में भी रहेंगे, मेल और फीमेल दोनों में सेम। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी कैपिटल आर स्मॉल वाई की, तीसरी पॉसिबिलिटी स्मॉल आर कैपिटल वाई की और नेक्स्ट पॉसिबिलिटी स्मॉल आर स्मॉल वाई की। ये पॉसिबिलिटी है गैमीट्स की। ठीक है, शेप और कलर दोनों के अलील्स आ गए गैमीट में। अब इन्हीं के साथ फ्यूजन होगा, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन होगी, मेल और फीमेल में दोनों में सेम गैमीट्स बनेंगे, फ्यूजन होगा और अल्टीमेटली क्या आती है F2 जनरेशन, क्या आएगा रेशियो, उसके बारे में जानते हैं। सो मैंने यहाँ पे पनेट स्क्वायर का अरेंजमेंट बनाया, ये है हमारे पास स्क्वायर, बहुत बड़ा पनेट स्क्वायर बनेगा। 16 फिनोटाइप्स और जीनोटाइप अरेंजमेंट आएंगे, कुछ सिमिलर होंगे कुछ डिसिमिलर। सो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये है गैमीट्स की पॉसिबिलिटी। और यहां पे भी सेम गैमीट्स आएंगे क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन होगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब जानते हैं कि क्या जीनोटाइप्स आएंगे, क्या जीनोटिपिक और क्या फिनोटिपिक रेशियो आएगा। तो पूरा कैलकुलेट करते हैं और अल्टीमेटली फिगर आउट करेंगे कि ग्रीगर जॉन मेंडल ने इस रिजल्ट से क्या जस्टिफाई किया। सो अब ये है हमारे पास कंप्लीट हाइब्रिडाइजेशन के बाद फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक अरेंजमेंट्स। तो अब डिफरेंट तरह के जीनोटाइप्स यहाँ पे देख पा रहे हो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो आपको अलग अलग पॉसिबिलिटीज दिखेंगी जो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। जो जीनोटाइप्स आपको यहाँ पे दिखेंगे, जो जीनोटाइप्स इस तरीके से रहेंगे, एक कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। वैसे ही कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड कैपिटल आर स्मॉल वाई। सेम आपको टोटल जो है 9 अरेंजमेंट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से ये फिनोटिपिक रिजल्ट्स आए हैं। तो आप देख रहे हो जहां पे कोई एक भी डोमिनेंट है ना, वहां पे राउंड या फिर येलो अरेंजमेंट आएगा। कैपिटल आर एक बार भी आ गया तो राउंड राउंड राउंड, कैपिटल वाई है एक बार भी येलो येलो, यहाँ पे ग्रीन आएगा, स्मॉल वाई। ठीक है, तो राउंड एंड येलो राउंड एंड येलो राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड येलो राउंड एंड येलो राउंड एंड ग्रीन। ठीक है, रिंकल्ड एंड येलो रिंकल्ड एंड येलो रिंकल्ड एंड ग्रीन।
बस इनका काउंट कैसे है, कुछ इस तरीके से काउंट रहेगा। जिसकी वजह से हमारे पास ये फिनोटिपिक रेशियो है। ये राउंड एंड येलो 1 2 3, उसके बाद 4 5, ये 9 हो गए, ठीक है। तो 9 हमारे पास राउंड एंड येलो अरेंजमेंट्स आए। उसके बाद राउंड एंड ग्रीन 1, उसके बाद राउंड एंड ग्रीन ये 3, रिंकल्ड एंड येलो 3 हो गए, और एक रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो फिजिकल कैरेक्टर्स जो है वो इस तरीके से है, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन, 9:3:3:3:1। सो ये आया अरेंजमेंट। सारे लॉस जस्टिफाई किए जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के केस में थे, लॉ ऑफ पेयर फैक्टर, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, सब कुछ जस्टिफाई किया। लेकिन कोई नई चीज जो है वो यहाँ पे उन्होंने देखी। ग्रेगर जॉन मेंडल ने समझा कि यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट है, यानी कि हम दो कैरेक्टर साथ में स्टडी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इतने इंडिपेंडेंट है कि मतलब सीड का कलर और सीड को शेप देना, एक ही स्ट्रक्चर को कैरेक्टर प्रोवाइड करना, बट स्टिल वो अलग अलग होके माइग्रेट कर रहे हैं। राउंड जरूरी नहीं है डोमिनेंट को डोमिनेंट के साथ ही पेयर करना है, राउंड के साथ ग्रीन भी देखा गया, रिंकल के साथ येलो भी देखा गया। तो देखा गया कि ये जो अलील्स हैं, चाहे वो शेप के हो, कलर के हो, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है कि एक स्ट्रक्चर के लिए काम करना है तो हम या तो डोमिनेंट रहेंगे या तो कंप्लीट रिसेसिव रहेंगे, ऐसा नहीं है। वो फ्रीली माइग्रेट कर रहे हैं। जब गैमीट्स का हिस्सा बनना है तो डोमिनेंट के साथ रिसेसिव अलील भी जा सकता है, रिसेसिव के साथ डोमिनेंट भी जा सकता है। तो वैसा कोई पर्टिकुलैरिटी नहीं रहेगी। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने एक कंक्लूजन और दिया। उन्होंने बताया कि ये अलील्स जो हैं, जीन के जो सब फैक्टर्स हैं, वो इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं विदाउट एनी डिपेंडेंसी टू अदर एलील और अदर जीन। तो वो कहीं पे भी एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। कुछ चीजें जो हैं, जो आज हम जानते हैं लिंकेज के नाम से, वो अगेन इनके इस कॉन्सेप्ट को लेकर एक्सेप्शन है। तो बात करते हैं उसी लॉ की, यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो इस डायहाइब्रिड क्रॉस के बाद उन्होंने कंक्लूजन दिया था। अब ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कहता है कि एक जीन का मूवमेंट, यानी कि एक जीन का सेपरेशन और गैमीट का हिस्सा बनना, वो दूसरे जीन से बिल्कुल अपोजिट होता है। मतलब अपोजिट मतलब वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। लेट्स से हमने बात की कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई। रिजल्टेंट क्या आया? हेट्रोजाइगस, F1 जनरेशन हेट्रोजाइगस थी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है ना। तो अब यहाँ पे अल्टीमेटली उन्होंने देखा, जब गैमीट फॉर्मेशन के दौरान हमने कितने डिफरेंट तरह के गैमीट्स बनाए, 4 डिफरेंट तरह के गैमीट्स बनाए। उसमें देखा हमने कि डोमिनेंट, यानी कि शेप को लेके जो डोमिनेंट एलील था कैपिटल आर, वो कैपिटल वाई के साथ भी कंबाइन करके एक गैमीट का हिस्सा था, ठीक है। दूसरा, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी देखा गया, यानी कि राउंड एंड ग्रीन अरेंजमेंट के लिए जो अलील्स थे वो भी थे साथ में। रिंकल्ड एंड येलो, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो अगर ये डिफरेंट तरह के गैमीट्स नहीं बनते, डोमिनेंट और रिसेसिव को इकट्ठे आना होता, तो नेक्स्ट जनरेशन में इस तरीके से गैमीट फॉर्मेशन नहीं होती और हमारे पास 16 डिफरेंट तरह के अरेंजमेंट्स नहीं देखने को मिलते। यानी कि हमने डिफरेंट तरह के जीनोटाइप्स कितने देखे? 9 टाइप ऑफ जीनोटाइप्स थे जो डिफरेंट थे, है ना। तो 9 जीनोटाइप्स और 4 तरह के जो फिजिकल कैरेक्टर्स आए थे वो पॉसिबल ही नहीं थे अगर ये इस तरीके से गैमीट्स नहीं बनते, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होती। तो एक जीन के ऊपर दूसरा जीन डिपेंडेंट नहीं होता। अगेन यहाँ पे मैं एक्सेप्शन मेंशन कर देती हूँ। एक्सेप्शन है लिंकेज। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए आज जो नॉन मेंडेलियन कॉन्सेप्ट है दैट इज लिंकेज, उसके लिए बहुत बड़ा एक्सेप्शन है, इससे भी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिंकेज जो है वो बताता है कि कुछ जीन्स ऐसे हैं जो आपस में इतने क्लोज होते हैं कि वो इंडिपेंडेंटली मूव नहीं कर सकते। तो ये लिंकेज आपको इस थ्योरी के लिए एक्सेप्शन दिखेगा। तो दिस इज अबाउट द मेंडेलियन वर्क। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स यूज करके अल्टीमेटली 4 लॉज दिए, दैट इज लॉ ऑफ पेयर फैक्टर्स, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो पेयर फैक्टर्स बता रहा था कि एलील्स साथ में मिलकर काम करते हैं। अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस करेगा, रिसेसिव वाला नहीं करेगा, दैट इज लॉ ऑफ
डोमिनेंस, और अल्टीमेटली जब गैमीट फॉर्मेशन होनी है, चाहे हेट्रोजाइगस हो चाहे होमोजाइगस अरेंजमेंट हो, दोनों एलील्स अलग अलग हो जाएंगे और गैमीट्स का हिस्सा बनाएंगे। दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो कि यूनिवर्सल लॉ भी है। और अगर सेग्रीगेशन होनी है और दो एलील्स को, दो डिफरेंट कैरेक्टर्स के एलील्स को अगर देखा जाए, जैसे कि शेप और हम कलर देख रहे हैं, तो दोनों के केस में इंडिपेंडेंट मूवमेंट होती है और वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते। डोमिनेंट्स के साथ डोमिनेट जाना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द मेंडेलियन जेनेटिक्स। लेकिन एक लास्ट में टेस्ट क्रॉस के बारे में बात करूंगी। टेस्ट क्रॉस जो कि ग्रीगर जॉन मेंडल ने यूज किया था ये समझने के लिए कि अगर हमारे पास टॉल कैरेक्टर आ रहा है, यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर आ रहा है, तो वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट अरेंजमेंट है या होमोजाइगस डोमिनेंट अरेंजमेंट है। तो उसको समझने के लिए हम क्या कर रहे थे, जो भी कैरेक्टर आ रहा था, यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर वाले प्लांट को किसके साथ फ्यूज करवा रहे थे, रिसेसिव कैरेक्टर वाले प्लांट के साथ। अब रिसेसिव कैरेक्टर में हमें पता चल गया है कि होमोजाइगस अरेंजमेंट होता है, उसमें कोई भी हेट्रोजाइगस टॉल या कोई भी होमोजाइगस टॉल अलग अलग से नहीं होगा, है ना। तो उन्होंने क्या किया, इस तरीके से, लेट्स से हमारे पास हम होमोजाइगस के साथ वो कर रहे हैं, फ्यूजन करवा रहे हैं। तो लेट्स से अगर हेट्रोजाइगस टॉल है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो रिजल्टेंट जनरेशन क्या आएगी, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल, स्मॉल टी ड्वार्फ आ गया। कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल एंड स्मॉल टी ड्वार्फ, यानी कि 50% पॉपुलेशन टॉल थी, 50% ड्वार्फ थी, जिससे वो समझ गए कि हेट्रोजाइगस अरेंजमेंट है। अगर होमोजाइगस होता तो सारे टॉल आते नेक्स्ट जनरेशन में। तो टेस्ट क्रॉस एक तरह से वो क्रॉस होता है जो चेकिंग के लिए यूज किया जाता है। तो ग्रीगर जॉन मेंडल ने टेस्ट क्रॉस का अरेंजमेंट लिया, जिसमें डोमिनेंट कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म को ब्रीड करवाया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है विद द रिसेसिव कैरेक्टर वन, क्योंकि रिसेसिव कैरेक्टर तभी एक्सप्रेस करेगा जब वो आपस में होमोजाइगस अरेंजमेंट में होगा। तो इसीलिए उन्होंने वो अरेंजमेंट लिया और अल्टीमेटली उसके साथ डोमिनेंट कैरेक्टर को फ्यूज करवा दिया। तो हमें पता चल जाता है इस तरीके से कि किस तरीके का कैरेक्टर हेट्रोजाइगस था या होमोजाइगस था, ठीक है। तो ये पैटर्न यूज करके अल्टीमेटली वो चेकिंग कर रहे थे। तो ये पैटर्न उन्होंने डायहाइब्रिड और मोनोहाइब्रिड दोनों प्रोसेस में यूज किया। तो ये कंप्लीट हुआ मेंडेलियन जेनेटिक्स के सारे कॉन्सेप्ट। अब हम जानेंगे कि ग्रीगर जॉन मेंडल के वर्क को किसने रिकॉग्नाइज किया, अल्टीमेटली किस तरीके से पता चला कि जो ये मेंडेलियन जेनेटिक्स है बहुत ही ऑथेंटिक है और बहुत ही ज्यादा बेसिक होने के बावजूद भी बिल्कुल एक फाउंडेशन बना रहा है एक नई थ्योरी को लेकर, नए कॉन्सेप्ट्स को लेकर, जिसे आज हम जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। ये कंप्लीट जेनेटिक्स इन्हीं का वर्क है, यानी कि ग्रीगर जॉन मेंडल का। तो अब उनके काम के रिकॉग्निशन के बारे में जानते हैं।